हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हमारी इकोनॉमी का बहुत एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, जिसके ऊपर हमारी पूरी इकोनॉमी एक स्टैंड करती है। क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि हमारा बैंक आता है, इंश्योरेंस आता है, हमारा जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड का सेक्शन है वो आता है, ब्रोकरिंग फर्म्स आती है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे भी पैसे से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सब हमारा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को ख़रीदने या बेचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मनी एंड मीडियम है। तो जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो हमें मनी एंड मीडियम दोनों प्रोवाइड करता है, जो कि किसी भी बिज़नेस के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा इंडिया का वो कैसा है। उसके बाद एक इंश्योरेंस सेक्टर जो हमारा है उसके बारे में, फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमारी कंट्रीज़ में दी जाती हैं उनके बारे में, और उसके बाद हम NSE जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके 4 इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा फाइनेंशियल, बैंक, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी मेन एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसके अलावा भी बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया में, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए देखती है। जैसे कि सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको देखती है। इसके बाद IRDA है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड सेगमेंट्स को देखती है। तो ऐसे और अलग अलग जो है रेगुलेशंस के लिए हमारी बॉडीज़ हैं जो उनको देखते हैं। लेकिन एक बैंकिंग से इम्पोर्टेंट देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों को रेगुलेट करता है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बेसिकली बैंक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक और हमारा जो रूरल बैंक्स होते हैं हमारे, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके बारे में बात करता है। साथ में कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करता है। आज की डेट में हम बात करें तो लगभग एक हमारे पास 12 PSU जो बैंक्स हैं, फिर हमारे पास 22 पब्लिक सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक्स हैं 44, फिर रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, और फिर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बैंक्स हैं उनके बारे में बात करें तो लगभग 96,000 है। पहले जितने भी ये कोऑपरेटिव बैंक्स थे ये RBI के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर नहीं आते थे। रिसेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक कानून पास किया और उसके बाद ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये RBI के अंडर आने शुरू हो गए। PMC बैंक के बारे में आपने सुना होगा, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है। इसके जो क्राइसिस आए इसके बाद से RBI ने डिसीज़न लिया कि जितने भी छोटे बैंक्स हैं इनके ऊपर जो रेगुलेशन है वो बैंक वाली ही होनी चाहिए, और इनके जो रेगुलेशंस को RBI ही मैनेज करेगा, जिससे कि इनकी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ रहे, और जो लोग वहाँ के जो उस बैंक में पैसा लगाते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा सेव जो रखते हैं, उन जो भी लोग हैं उनका नुकसान ना हो। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो एक मोटा उसके 3 पार्ट है, एक कैपिटल मार्केट है, एक इंश्योरेंस है और एक हमारा NBFC है। अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो उसमें हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग फर्म्स, अगर इसकी बात करें हमारा ज़ीरोधा आता है, एंजल ब्रोकिंग आता है, और हमारा ईडलवाइज आता है, उसके बाद हमारा अपस्टॉक्स है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में ब्रोकरेज देती है, और भी है जो प्रोफेशनल एंड बड़े जो हाउसेज है, शेयर खान टाइप, ये आजकल जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं उसमें इसके साथ SMC भी है। ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की भी है। अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में बात करें तो मोटर व्हीकल का हो सकता है हमारा, होम इंश्योरेंस हो सकता है, इसके अलावा जो घर में हमारे एसेट्स हैं उनका भी इंश्योरेंस हो सकता है, जैसे कि TV है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है, तो इनके भी इंश्योरेंस होते हैं। इसके बाद हमारा जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक इंश्योरेंस है वो है टर्म इंश्योरेंस, जिसको हर एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए। इसके अलावा
सेकंड हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज की डेट में जिस तरीके से जो सिनेरियो चल रहा है हमारा कोविड की वजह से, ये दो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे कि हमें कैसे पिक करना चाहिए अपना इंश्योरेंस का, उसकी वैल्यूएशन किस हिसाब से रखनी चाहिए, और जो कौन कौन सी कंपनीज़ है उन जो ये सर्विसेज देती हैं। साथ में उन कंपनीज़ की जो हम बात करें, जैसे कि हमारा LIC है जो कि बहुत बड़ा एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी, लगभग 70% काम यही करते हैं और इनका अभी IPO भी आने वाला है। साथ में हम बात करें कि और कौन से हमारे बैंक्स होते हैं, फिर उसके बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो इस सेगमेंट में काम करती हैं। तो उन कंपनीज़ के बारे में भी हम रिसर्च करेंगे और लेकर आएंगे कि उन कंपनीज़ में भी अगर इन्वेस्ट किया जाए पैसा तो आगे आने वाले भविष्य में किस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। NBFC की हम बात करें तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जैसे कि हमारा बजाज की दो कंपनीज है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इसके अलावा और भी कंपनीज होती है, जैसे कि हमारी IRFC है जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस की कंपनी है। तो ऐसे और भी कंपनीज होती हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये कहीं से फंड रेज करती है और उसके बाद लोगों को अलग अलग काम के लिए पैसा देती है। ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग वगैरह ये सब भी NBFC का ही कुछ पार्ट है जो कि अलग तरीके के एसेट फाइनेंस में काम करती है। तो इसमें हमारा लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी और एसेट फाइनेंसिंग की कंपनी रहती है। तो आगे आने वाले टाइम में हम जो लेकर आए हैं सीरीज़ बैंकिंग फाइनेंशियल्स की, इसमें आगे वाले जब हम सेगमेंट्स में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे, तो उसमें हम बैंक्स की तो बात करेंगे ही करेंगे कि हमारे कौन कौन से बैंक्स हैं, उसमें क्या चल रहा है, आगे क्या स्कोप है। साथ में हम इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करेंगे, NBFCs की बात करेंगे कि कौन कौन सी NBFCs हैं, उसके अंदर क्या जो उनकी स्पेशलिटी क्या है, और उनके बारे में बात करेंगे कि उनमें भी आगे भविष्य में किस तरीके का स्कोप रहेगा। साथ में जो ब्रोकरेज फर्म्स की बात करें, एंजल ब्रोकिंग अभी रिसेंट टाइम्स में ही हमारा उसका IPO आया था और IPO ज़्यादा अच्छा नहीं आने के बाद भी उसके बाद उसमें बहुत अच्छी एक तेज़ी बनी है। और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें जो हम मतलब अकाउंट खोल सकते हैं, किसका डीमैट अकाउंट ले सकते हैं, उनकी सर्विसेज अच्छी है। और आपको आगे आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा जो हमारा ब्रोकर है उसमें क्या खासियत है, जिससे कि आपको पिकअप करने में फ़ायदा हो कि कौन सा आपको ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करें तो बेसिकली आज की डेट में हमारे जो इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस के होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, स्पेशलाइज्ड इंश्योरर, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस एंड जो फॉरेन जो हमारे री इंश्योरेंस वगैरह के होते हैं। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसको लीड करती है और उसके नीचे एक अथॉरिटी है जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये बेसिकली सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखती हैं कि उनका किस हिसाब से काम है, उनकी रेगुलेशन जो है वो सही हो रही है नहीं हो रही, उनके कुछ नए प्रावधान लेकर आने हैं, या जो अभी कोविड से रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी उनके रेगुलेशंस किस हिसाब से। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर IRDA ही देखते हैं, जिससे कि जो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो और जो कंपनीज इंश्योरेंस दे रही हैं उनका भी फ़ायदा हो और किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। तो आज हम सबसे पहला जो इंडेक्स लेकर आए हैं हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड एक हमारा इंडेक्स है जिसके अंदर हमारा बेसिकली बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी आती है, इंश्योरेंस कंपनीज आती है और उससे रिलेटेड और कंपनीज आती हैं। तो टोटल 20 स्टॉक्स इस जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर आते हैं और इसकी बेस डेट हमारी जनवरी 2004 है और जो ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2011 में हुआ था। बेसिकली इंडेक्स बनाने की जो ज़रूरत है ये हम अपनी जो इनिशियल शुरू में 2 वीडियोज़ लेकर आए थे, एक इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर और सेकंड वीडियो हम NSE 500 के ऊपर लेकर आए थे। उसमें हमने अच्छे से बात करी है कि हमें इंडेक्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम जब अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो उसको किसी के साथ कंपेयर करना होता है, तो उस कंपेयर के लिए हमें बेंचमार्किंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो NSE हमें जो इंडेक्स बना के देती है ये बेसिकली बेंचमार्किंग का काम करती है, जिससे कि हम अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को मैच कर सकें।
तो अगर हम कंपनीज़ की बात करें कि जो फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, तो हमारा सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2 कंपनी HDFC की है, HDFC बैंक और HDFC जो नॉर्मल जो लोन वगैरह देती है। तो लगभग 40% से ज़्यादा इन दोनों का वेटेज है। थर्ड कंपनी की बात करें हमारा ICICI बैंक, फिर कोटक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए आप सिर्फ 6%। ये बेसिकली जो इनकी वेटेज होती है ये डिपेंड करता है फ्री फ्लोट कितने जो शेयर्स हैं उसके ऊपर। तो अगर आप ध्यान से इनकी फंडामेंटल जाके रिसर्च करेंगे तो HDFC के जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। इनकी प्रमोटर होल्डिंग 30% भी नहीं है आज की डेट में। लेकिन वहीं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसकी आज भी 51% की जो है हमारी होल्डिंग्स है प्रमोटर की, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ ट्रेडेबल शेयर्स है वो कम हो जाते हैं। सेकंड, HDFC के जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी मार्केट कैप बेसिकली ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी वेटेज ज़्यादा दिखाई देती है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यूएशन जिस हिसाब से आगे बढ़ने वाली है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऊपर आते थर्ड नंबर या सेकेंड नंबर तक पहुँच जाए। अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल्स के चार्ट की बात करें, जैसे कि हमने बताया कि जनवरी 2004 से इसकी बेस डेट मानी है, तो जनवरी 2004 को 1000 रुपये की वैल्यू थी और आज की डेट में लगभग 17,000 के आसपास ये हमारा चल रहा है, 16,700-800 के आसपास है, तो लगभग 17,000 के आसपास आप मान के चलिए चल रहा है। तो लगभग पिछले 17.5 ईयर्स में लगभग 17 टाइम्स के रिटर्न हमें इन 20 कंपनीज या इस इंडेक्स ने हमें दी है। तो ये एक क्या बेंचमार्किंग हमें दे रहा है कि अगर हमने फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया होता, ये स्टॉक पिक कर रहे होते जैसे इन्होंने पिक कर रखे हैं, सेम वेटेज में कर रखे होते, तो लगभग हम 17 गुना की एक रिटर्न्स देख सकते थे। तो अगर हमने इनके हिसाब से जो इस इंडेक्स ने ले रखा है उससे अलग किसी तरीके से अपने स्टॉक्स पिक करते हैं इसी सेक्टर के, उनकी वेटेज अलग होती है, तो उसके लिए हमें इस बेंचमार्किंग की ज़रूरत पड़ती है कि पिछले 17 साल में हमने कितना इससे इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाया। अगर हम 17 टाइम से अच्छा कमा रहे हैं तो हमने इसको आउट परफॉर्म कर दिया, और अगर अच्छा नहीं कर पा रहे तो हमने अंडर परफॉर्म किया। तो ये बेंचमार्किंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हम एग्जैक्टली इनके जैसा जो परसेंटेज वाइज है या उसको बार बार चेंज करना है, किस ड्यूरेशन में चेंज करना है, ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हमें इस तरीके की बेंचमार्किंग की ज़रूरत होती है। आज के सेकंड इंडेक्स की बात करें हम तो हमारा सेकंड इंडेक्स निफ्टी बैंक है, जिसके अंदर हमारी 12 कंपनीज है और सारी कंपनीज बैंक की है। इसकी बेस डेट हमारी जनवरी 2000 है और लॉन्च जो हुआ था सितंबर 15, 2003 को हुआ था। यहाँ पे भी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हमारा HDFC की और ICICI की है। यहाँ पे HDFC लोन वाला सेगमेंट नहीं है क्योंकि वो लोन देता है। यहाँ पे हम सिर्फ बैंक की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा HDFC की है, सेकंड ICICI बैंक, फिर कोटक, एक्सिस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12%। तो ये हमारे बैंक्स हैं, इसको हम देख सकते हैं। इससे एक चीज़ क्लियर हमें क्या पता लगती है, जिस दिन हमारा HDFC और ICICI बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उस दिन बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। इररिस्पेक्टिव कि नीचे के जो 4 है ये 10% भी बढ़ जाए और ऊपर वाले नेगेटिव में हो तो उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे मिला के भी 8% है और सिर्फ HDFC बैंक 28% है। तो इसलिए जब हमें देखना है कि कौन सा इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने चाहिए और उसके बाद हमें उसमें पोजीशन का देखना चाहिए। जैसे कि निफ्टी बैंक में हमारे FNO में बहुत काम होता है, तो अगर हमें ये देखना है कि निफ्टी बैंक परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा तो सिर्फ 12 स्टॉक्स की ही तो बात है। अगर हम 12 स्टॉक्स को एनालाइज कर ले, देख ले कि उसमें किस तरीके का काम होने वाला है, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी टेक्निकल एनालिसिस सेम ही होगी, लेकिन एक बेटर पर्सपेक्टिव के लिए अगर हम इन 12 को भी साथ में एनालिसिस इनका कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा पोजीशन हम बना सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो लगभग जो हमारा 1 जनवरी 2000 से है तो उस दिन 1000 रुपये हमारा बेस रेट था और आज की डेट में लगभग हम 35,000 के आसपास कहीं काम कर रहे हैं। तो लगभग पिछले 21.5 साल में
जो हमारी वैल्यूएशन बढ़ी है बैंक निफ्टी में वो 35 टाइम्स हो गई है। अब आप सोचिए कि 2004 से लेकर 17 टाइम्स हमने फाइनेंशियल में कमाया, लेकिन यहाँ पे सन 2000 से लेकर अभी तक 35 टाइम्स कमाया। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जब हम 2004 में 1000 के थे, तो अगर हम उससे पहले जो वैल्यू थी हमारी सन 2000 में, अगर वो 500 होती तो 4 साल में हम 2 गुना हुए। और यहाँ से जब हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वो लगभग इतनी ही हो जाएगी। लगभग जैसे कि आप यहाँ देखें तो ये हमारा लगभग 2004 के आसपास का कोई टाइम होगा जब हमारी ये वैल्यूएशन लगभग 2500 के आसपास कहीं होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो वैल्यूएशन हमें शायद उस लेवल की ना दिखाई दे, लेकिन ये थोड़ा पहले से है। तो 21 साल में 35 टाइम्स के रिटर्न्स एक बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। और एक पेशेंटली अगर हम देखें कि हमने इन्वेस्ट किया होता और 21 साल के लिए अगर छोड़ दिया होता, छोड़ने से मतलब ये नहीं कि उस दिन ख़रीदा और बाद में नहीं देखा, लेकिन उसको रेगुलरली ट्रैक करना, फिर जब उसमें एवरेजिंग के मौके आ रहे, जैसे कि यहाँ पे एवरेजिंग का मौका आया, यहाँ एवरेजिंग का मौका आया, ये एवरेजिंग के मौके आए, तो यहाँ पे हमें एवरेज करने चाहिए। तो यहाँ पे एवरेज करने से फ़ायदा क्या है कि जो हम मतलब आगे का जो ट्रेंड है जो हमने उसको ले रखा है एक बहुत बड़े व्यू के लिए, उस व्यू में जो हमें चाल मिलने वाली है उस चाल को हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे और बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे। थर्ड हमारा इंडेक्स आज का है निफ्टी PSU बैंक। आज की डेट में 13 कंपनीज इसमें आती हैं और इसमें बेसिकली जो लिस्टेड और ट्रेडेड और नॉट लिस्टेड बट ट्रेड जिनमें होता है उस कंपनीज के भी सारे जो हमारे स्टॉक्स होते हैं वो आते हैं। इसकी बात करें हम जनवरी 2004 से लेके इसकी बेस डेट है और अगस्त 30 2007 को ये हमारा लॉन्च हुआ था। अगर यहाँ पे वेटेज की बात करें तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है जो कि हमारा दिखाई दे रहा है 28% के आसपास का। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है 18.8, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक 13.7। अब आप देखिए कि जो नीचे के इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 बैंक वो बैंक है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इनकी प्राइवेटाइजेशन की जब से आई है खबर कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनकी मार्केट कैप आज की डेट में पंजाब नेशनल बैंक को भी क्रॉस कर चुकी है। 50,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप पहुंच गई है और आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है। अगर हम निफ्टी PSU बैंक के चार्ट की बात करें तो लगभग 2004 से हमारे पास है 1000 रुपये का था उस समय, और आज की हम बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं, लगभग 2500 रुपये के आसपास का है। 2011 में बहुत अच्छे लेवल तक गया था, लगभग 5500 के आसपास तक, उसके बाद से करेक्टिव फेज़ में। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग पिछले 16-17 साल की करेक्शन इस PSU बैंक में हुई है, जो कि ये दिखाता है कि यहाँ कहीं इसका लाइफ टाइम बॉटम बन गया है। तो अब जो है इसकी ग्रोथ चालू हुई है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव जो स्टेप्स ले रही है कि जो योनो SBI ने लॉन्च किया कि बैंक में जाने की ज़रूरत ना पड़े, साथ में SBI में 6 बैंक और मर्ज किए जिससे कि इनका जो सिस्टम है उसको हम बहुत बड़ा जो सिस्टम है उसको अच्छे से मैनेज कर पाए और 7 बैंकों के जो एसेट्स है वो भी आ जाएं, फिर उनके जो कैपिटल था वो भी आ जाएगा, उससे लोन बुक्स इनकी बढ़ सकती है। आगे इनका होम लोन का जो सेक्शन है उसको यहाँ से भी डबल करने की बात है, जो कि पिछले पहले ही 7 साल में 5 टाइम्स हो चुका है, उसको यहाँ से भी डबल करने की बात है आगे आने वाले 3 साल में। तो SBI बहुत एक अच्छा लेवल का सोच रहा है। साथ में जिस तरीके से बैंक्स पे गवर्नमेंट भरोसा कर रही है और उनके NPA को कम करने पे जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए एक बैड बैंक की अभी बनाया है गवर्नमेंट ने, जिससे क्या होगा कि इनके जो NPAs हैं, जो कि इनके बैड एसेट्स हो गए हैं, वो इस कंपनी को बेच दिए जाएंगे और फिर उनकी जो रिकवरी है, उनका जो सारा प्रोसेस है वो बैड बैंक करेगा और फिर उसके बाद इनके जो NPA हैं वो कम हो जाएंगे। साथ में इनके जो वो NPA के जो एसेट्स मिलेंगे उनको वो एक अच्छी वैल्यूएशन पे मिलेंगे, जिससे कि जो बैंक्स के लॉसेज या NPAs है वो कम हो जाएंगे। साथ में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा जैसे धीरे धीरे, जैसे कि SBI ने योनो लिया है और जो हमारे सरकारी बैंक है जैसे जैसे वो अपनी ये नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग
ये सारी चीज़ें को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। वैसे वैसे जो प्राइवेट जो हमारे बैंक है ICICI बैंक की, जिसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, तो उसको कॉम्पीट कर पाएंगे। तो इनका जो एक बिजनेस मॉडल है, जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बढ़ती जाएगी। आज के हम चौथे इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक, इसमें हमारी 10 कंपनीज आती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की हैं, और अप्रैल 2005 इसकी बेस डेट है और 2016 में ये बना था। अगर हम यहाँ पे वेटेज की बात करें तो हमारा HDFC बैंक और ICICI बैंक सबसे बड़े हैं, जो कि 26 और 22% के आसपास की इनकी वेटेज है। मोटा मोटा मान ले कि आधा इंडेक्स की वैल्यूएशन ये दो स्टॉक्स ही चला रहे हैं। और छोटे बैंक की बात करें हम, RBL है, IDFC फर्स्ट है, येस बैंक है, फेडरल बैंक है, ये छोटे छोटे बहुत बैंक हैं, इनकी टोटल मिला के भी 10% की वेटेज नहीं है। तो अगर ये बैंक अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं और एक HDFC अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, जैसे कि हमने पहले कहा, तो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए क्या है कि जो मार्केट में बात होती है कि छोटे जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको लो आगे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 छोटे स्टॉक्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में चलता है हमारा येस बैंक के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा है कि 400 रुपये का था, 400 रुपये से 13 रुपये का आ गया, तो वापस 400 जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है वापस 400 जाना। 400 वापस जाने के लिए इसे 30 टाइम्स बड़ा होना पड़ेगा, और 30 टाइम्स बड़ा होने के लिए 1 साल 2 साल नहीं, कम से कम 10 साल देने पड़ेंगे कंपनी को। उसके बाद जाके शायद ये बढ़ जाए, लेकिन तब तक इसमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से गिरी है कि उनके प्रोमोटर्स का वो फंस गए, करप्शन था, तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अगर हम इसकी जगह IDFC फर्स्ट बैंक या RBL बैंक या फेडरल बैंक देखें, तो इनकी ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में येस बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर हमें एनालिसिस करनी है, स्टॉक पिक करना है, तो सबसे पहले ऐसे जो नेगेटिव एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं उनको हमें नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के स्टॉक्स देखने चाहिए, उन कंपनीज़ का एनालिसिस करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चर्चा करनी चाहिए, कुछ एनालिसिस अपने हिसाब से करनी चाहिए, फंडामेंटल देखना चाहिए, टेक्निकल देखना चाहिए, और उसके बाद फाइनली, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं, तो इतनी रिसर्च अगर आप करके लगाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छा काम कर पाएंगे, और फाइनली आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको कमा के देगा। अगर हम प्राइवेट बैंक के चार्ट की बात करें तो लगभग 2005 से हमारे पास है 1000 रुपये की वैल्यू थी, और आज की डेट में लगभग 18,000 रुपये के आसपास का चल रहा है। तो लगभग पिछले 16.5 साल में 18 टाइम्स के रिटर्न हमें मिले, तो जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहला हमारा था, हमें 17.5 ईयर्स में लगभग 17 टाइम्स के रिटर्न मिले। यहाँ हमें 16.5 ईयर्स में 18 टाइम्स के रिटर्न मिले। इसके बाद हमारा जो बैंक था, बैंक निफ्टी की हम बात करें, वो हमारा 21 साल में लगभग 35 गुना हुआ था। तो यहाँ के हम शुरू के 4 साल छोड़ दें तो उसके बाद की वैल्यूएशन से लगाएं तो लगभग ये भी 16 टाइम्स के आसपास आता है। लेकिन जो हमारा PSU बैंक है, इसने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया, और ये सिर्फ 2.5 टाइम्स ही बढ़ा। तो आप सोच के देखिए, कोई इतने टाइम्स बढ़े हैं और कोई बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। साथ में जिस हिसाब से गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये वाली जो कंपनीज है ये नहीं बढ़ेंगी, ये वाले इंडेक्स नहीं बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे। लेकिन एक जो हम रेशो की बात करें कि जहाँ पे सिर्फ 2.5 बढ़े थे, यहाँ पे 17-18 बढ़ गए, तो सेम अभी यहाँ से अगर ये 1-2 गुना बढ़ते हैं यहाँ से, तो इसके पास यहाँ से 5 टाइम्स का 7 टाइम्स का है, तब भी इनकी वैल्यूएशन ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो आपको अगर एनालिसिस करनी है तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि जो वैल्यूएशन है वो किस उस पर, ओवर बॉट तो नहीं है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। क्योंकि अगर आप सही वैल्यूएशन पे स्टॉक्स को पिक करोगे जो कि अंडर वैल्यू ना हो, अंडर वैल्यू से थोड़ा सा उसके आसपास हो, जिससे कि उसकी वैल्यूएशन थोड़ी उभर तो रही है, लेकिन आप उसको उभरते वक्त अगर आप लोगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। आगे आने वाले टाइम में हम जैसे कि बता चुके हैं इस वीडियो में भी, अपने बैंक्स के स्टॉक्स की बात करेंगे, PSU स्टॉक्स की बात करेंगे, जो कि आज की डेट में हमारा फेवरेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ से 10 साल के लिए अगर होल्ड करना है तो PSU बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनको होल्ड
किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें तो हमारी ब्रोकरेज फर्म्स की हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में मल्टीफोल्ड के रिटर्न दे सकती हैं, क्योंकि अभी इंडिया में जो जितने भी हमारे यूज़र्स हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है, उनकी जो ग्रोथ है वो एक स्टीप राइज आने वाला है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 65% की जो पॉपुलेशन है वो 35 ईयर से नीचे है। तो आगे आने वाले कुछ सालों में जिनके डीमैट अकाउंट खुलेंगे वो नंबर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनको जो ब्रोकरेज मिलती है ट्रांजेक्शन के ऊपर वो बढ़ेगी और इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो ये भी आगे आने वाले टाइम्स में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। आगे हम बात करें तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हमारा IPO भी आने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली बहुत सारे स्टॉक्स की, बहुत सारे सब सेक्टर्स की हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू के लिए कि फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर के क्या सब सेक्टर्स हैं, उसके अंदर हमारे क्या इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस के अंदर कितने कितने स्टॉक्स हैं, उनका कैसा रिटर्न रहा है। तो ये हमें एक ओवरव्यू बनाना था कि किस तरीके से हम आगे की जो हमारी जर्नी है फाइनेंशियल सेक्टर की वो करेंगे, क्योंकि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हमारी जो नींव है, जब हमारी नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो हम जो आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे कि बैंक्स की फंडामेंटल्स क्या हैं, बैंक्स के टेक्निकल क्या कहती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ जो आ रही हैं उनका क्या है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उनकी जो सैलरी बढ़ रही है उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, उनकी जो ग्रोस नेशनल सेविंग्स है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, GDP पे क्या फ़र्क पड़ता है, साथ में रेपो रेट है, बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस के लिए वेट करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी आगे वाली वीडियोस के बारे में बता देते हैं, कुछ स्टॉक्स की चर्चा करते रहते हैं। अभी रेगुलरली हमने थर्सडे और ट्यूसडे को एक नाइट को एक प्लान किया, एक लाइव सेशन होता है जिसमें 45 मिनट्स में जितने भी हमारे टेलीग्राम पे हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथी जुड़े हैं, उनको एजुकेशनल जो एक टेक्निकल एनालिसिस है वो दी जाती है, जिससे कि उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ चर्चा करके स्टॉक पिक करने में आसानी हो। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।